एपिसोड 256 सिबलिंग राइवलरी। आकाश बड़े ही गौर से व्योमा के रिएक्शंस देख रहा था। आकाश अब तक इतना समझ चुका था कि अनिका के आने के बाद व्योमा घर में अपनी पोजीशन को लेकर इनसिक्योर हो रही थी। जब व्योमा ने कहा कि इतना पैसा अनिका के बैंक अकाउंट में कैसे आया होगा, तो आकाश ने बड़ी ही कैजुअली जवाब देते हुए व्योमा से कहा, कहाँ से आया होगा का क्या मतलब है। व्योमा अभी भी किसी गहरी सोच में लग रही थी। कुछ सोचते हुए वह आकाश से कहने लगी, जितना मैं इस लड़की के बारे में जानती हूँ, यह मनाली से अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली आई है। मल्होत्रा खानदान की हैसियत के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। फिर यह नो लिमिट कार्ड इस लड़की के पास कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यह पैसे रोहित मारवा के हैं। मुझे लगता है इस लड़की ने रोहित मारवा को ब्रेन वॉश करके उसके पास से ये पैसे निकलवाए हैं। देखो आकाश, मुझे लगता है कि यह लड़की जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। व्योमा की इस बात पर आकाश ने जोर से टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहा, बस करो व्योमा, मैं देख रहा हूँ जब से अनिका आए हैं तब से तुम उसके पीछे पड़ गई हो। अभी बैंक मैनेजर के सामने भी तुम उसके बारे में बिना सोचे कुछ भी बोले चली जा रही थी। उसके बैंक अकाउंट में पैसा कहाँ से आया? किसने दिया? ये हमारा लुकआउट नहीं है। आकाश की इस बात पर व्योमा ने भी अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, मगर ऐसी लड़की जो गुलेरिया परिवार के बीच आ चुकी है और यह हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश ना करें, ये देखना तो हमारा लुकआउट है या नहीं। आकाश, यह मत भूलो कि इसकी माँ ने पापा के साथ क्या किया था। पापा नफरत करते हैं इस लड़की की माँ से। इस लड़की की माँ की वजह से ही पापा की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। नफरत करते हैं पापा इस लड़की को, और तुम इस लड़की की वजह से मुझे ये सब कुछ कह रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जब से तुम्हें पता चला है कि उस लड़की के साथ तुम्हारा खून का रिश्ता है, तुम अपनी इस बहन को भूल चुके हो। व्योमा की इस बात पर कुछ देर तक आकाश बिल्कुल खामोश रहा और फिर धीमी आवाज में नजरें नीची करके आकाश ने कहा, इस घर में तुम दोनों का बराबर का हक होगा। आकाश के मुंह से यह बात सुनकर व्योमा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर अभी अभी किसी ने एक भारी पत्थर रख दिया हो। जो लड़की बचपन से लेकर आज तक घर की प्रिंसेस रही थी, अब उसे घर में अपनी पोजीशन किसी के साथ शेयर करनी होगी। व्योमा की आंखों से आंसू निकलने वाले थे, मगर इससे पहले कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते वह कमरे से बाहर निकलने लगी, व्योमा को पीछे से आवाज देते हुए आकाश ने कहा, देखो व्योमा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आइंदा से तुम अनिका और अनिका के मामलों से अपने आप को दूर ही रखो तो बेहतर है। आकाश की यह बात सुनने के बाद व्योमा ने आकाश की ओर मुड़कर देखा नहीं और वहां से चली गई। व्योमा के जाते ही मयूर गुलेरिया चुपके से दरवाजे के पीछे से बाहर निकला। उसके दोनों हाथ अपनी जैकेट की जेब में थे और एक लंबी बेसबॉल कैप पहन रखी थी। मयूर ने आकाश से कहा, आकाश, क्या तुम ये ठीक कर रहे हो? कल की आई उस लड़की के लिए तुम व्योमा के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हो। चाहे व्योमा को करण अंकल ने गोद लिया है, मगर वह इस घर की असली बेटी है। अगर करण अंकल को पता चलेगा कि उस अनिका के लिए तुमने व्योमा के साथ इस तरह से बात की है तो उन्हें बहुत दुख होगा। मयूर की बातों का जवाब देते हुए आकाश ने कहा, यह मत भूलना मयूर की अनिका को यहाँ लाने का फैसला करण अंकल का ही था। उसे गुलेरिया परिवार का हिस्सा बनाना ये करण अंकल ने तय किया था। अब जब अंकल ने उसे परिवार का हिस्सा सबके सामने मान लिया है तो उनके इस फैसले का रिस्पेक्ट करना सभी परिवार वालों की जिम्मेदारी है। वैसे एक जिम्मेदारी मैंने तुम्हें भी दी थी, तुम्हें अनिका को हर वक्त प्रोटेक्शन देना है। अनिका इस वक्त बाहर गई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मयूर गुलेरिया ने बड़े ही कूल अंदाज में आकाश से कहा, मुझे मेरी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से एहसास है। अनिका घर वापस लौट चुकी है, किसी भी वक्त उसकी कार गुलेरिया हाउस के मेन गेट से अंदर आती होगी और मेरी टीम उसकी कार के आसपास ही है। ये कहते हुए मयूर गुलेरिया ने आकाश की चेयर के सामने वाली विंडो के कर्टन्स हटाए। आकाश ने देखा कि गुलेरिया हाउस की मेन गेट से अनिका की टैक्सी अंदर आ रही थी। मेन गेट के पास ओंकार जल्दी जल्दी अपनी कार में बैठकर गुलेरिया हाउस से निकलना चाहता था। उसे डर था कहीं आकाश फिर से अपना मन ना बदल ले और उसे दिया हुआ कार्ड उसके पास से वापस ले ले, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ था कि व्योमा ने आकाश को अपना डिसीजन चेंज करने पर मजबूर किया था। जल्दी जल्दी में ओंकार की टक्कर अनिका की टैक्सी से हुई।
इससे पहले कि ओंकार टैक्सी वाले पर भड़क जाता, ओंकार की नजर पीछे बैठी अनिका पर पड़ी। अनिका को देखते ही ओंकार के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अनिका को वेव करते हुए ओंकार ने कहा, हेलो बिग सिस्टर। ओंकार का बदला हुआ मूड देखकर अनिका भी हैरान थी। अनिका ने अपनी टैक्सी का कांच नीचे करते हुए ओंकार से पूछा, कहो ओंकार तुम यहाँ कैसे? ओंकार जानता था कि उसकी इस नई बड़ी बहन के अकाउंट में बहुत पैसा था। ओंकार अपने एनिमल शेल्टर के लिए फंड इकट्ठा करना चाहता था। आकाश से दिए हुए एड ऑन कार्ड पर लिमिट लगी होगी, यह बात वह अच्छी तरह जानता था। ओंकार ने अनिका से कहा, वह दरअसल मुझे कुछ पैसे चाहिए। अनिका जानती थी कि अभी अभी ओंकार ने उसके कार्ड से 7 से 8 लाख रुपए स्वाइप किए थे। मगर वह ये बात भी अच्छी तरह जानती थी कि अपने एनिमल शेल्टर के लिए ओंकार जो कुछ करना चाहता था उसके लिए ये रकम बहुत कम थी। अनिका ने बिना किसी सवाल के ओंकार से पूछा, कहो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ओंकार ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, 5 नहीं, नहीं 10। क्या तुम मुझे 10 दे सकती हो? अनिका बिना ओंकार की ओर देखे अपने मोबाइल में कुछ टाइप करने लगी। कुछ देर में ओंकार की फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही ओंकार के होश उड़ गए। अनिका ने टैक्सी ड्राइवर से कार गुलेरिया मेंशन के अंदर ले जाने कहा। आगे चल रही टैक्सी के पीछे पीछे ओंकार भी दौड़ने लगा। जैसे ही टैक्सी मेन एंट्रेंस के पास रुकी, ओंकार दौड़कर आया और एक शोफर की तरह अनिका की कार का दरवाजा खोला। ओंकार के चेहरे पर उसकी खुशी एक बड़ी सी स्माइल के जरिए नजर आ रही थी। अनिका कार से उतरकर सीधे गुलेरिया हाउस के अंदर चली गई। जब तक अनिका बिल्डिंग के अंदर नहीं गई, ओंकार मुस्कुराते हुए पीछे से अनिका को आवाज लगाता रहा, दीदी यू आर द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ओंकार की खुशी का ठिकाना इसलिए नहीं रहा था क्योंकि अभी अभी अनिका ने उसे 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। ओंकार अपने हाथ लहराता हुआ फिर से अपनी कार की ओर चलने लगा। चलते हुए ओंकार विसल भी कर रहा था, तभी अचानक पीछे से किसी ने ओंकार का टी शर्ट पकड़ लिया। जब ओंकार ने मुड़कर देखा तो बेसबॉल कैप के पीछे छुपी मयूर गुलेरिया की आंखें ओंकार को घूर कर देख रही थी। मयूर का हाथ हटाते हुए ओंकार ने कहा, यह क्या कर रहे हो? अपनी मार्शल आर्ट की टेक्निक किसी और पर आजमाना, मुझे डर नहीं लगता कुंग-फू कराटे से। ओंकार की बात सुनते ही मयूर ने ओंकार से कहा, अगर डर नहीं लगता तो आजा, किसी दिन रिंग में वादा करता हूँ उसके बाद तेरे दिल में डर हमेशा बना रहेगा। मुस्कुराते हुए ओंकार ने कहा, डर तो मुझे सिर्फ तब लगता है जब मेरे पास पैसों की कमी हो, मगर आज मेरे मन में कोई डर नहीं है। मयूर गुलेरिया ओंकार की बातें समझ नहीं पा रहा था। ओंकार के कंधे पर हाथ रखकर मयूर ने कहा, शर्म नहीं आती इस तरह किसी लड़की की खुशामद करते हुए? जानते क्या हो तुम इस लड़की के बारे में? क्या तुम्हें पता है इस लड़की की वजह से करण अंकल को कितना दुख पहुंचा है? और तुम इस तरह एक पालतू जानवर की तरह उसके पीछे दुम हिलाते फिर रहे हो। मयूर की इस बात का बड़ी कैजुअली जवाब देते हुए ओंकार ने कहा, वो क्या है ना, मेरी बहन होने के सारे फर्ज निभाए हैं उसने। मैं भी एक भाई होने के सारे फर्ज निभाऊंगा। ओंकार के सर पर चपक लगाते हुए मयूर ने कहा, 2 दिन हुए नहीं उस लड़की को घर में आए, ऐसे क्या बहनों वाले फर्ज निभा दिया उसने जो तुम उसके इतने बड़े फैन हो गए हो? जवाब में ओंकार ने कहा, बड़ी दीदी जब अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देती है तो छोटा भाई उसका फैन हो जाता है। जिस तरह तुम भी अपनी उस कुंग-फू कराटे वाली बड़ी दीदी के फैन हो, बिल्कुल उसी तरह मैं अनिका दीदी का फैन हूँ। ओंकार की इस बात पर फिर से मयूर ने गले के पिछले हिस्से से ओंकार की टी शर्ट पकड़ ली और कहा, अबे तू जानता क्या है बड़ी दीदी के बारे में? उनके और इस अनिका के बीच में कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। मार्शल आर्ट की दुनिया में बड़ी दीदी का बहुत नाम है। हम में से किसी ने देखा नहीं उन्हें, मगर उनके गुणों के फैन हैं हम। ऐसे क्या गुण है तुम्हारी इस अनिका दीदी में जो तुम उसके फैन बन गए? और क्या तुम्हें करण अंकल के लिए भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है? जिस लड़की ने हमारे करण अंकल को इतना दुख पहुंचाया है तुम उसी के फैन बन गए हो। ओंकार ने जवाब देते हुए कहा, तुम सब करण अंकल को इतना मानते हो क्योंकि उन्होंने इस घर के लिए, इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, उसी तरह मैं भी अनिका दीदी को मानता हूँ। रही बात करण अंकल की, तो उनके लिए भी मेरे मन में रिस्पेक्ट है। किसी के लिए मन में रिस्पेक्ट होने का यह मतलब नहीं कि हम किसी और की रिस्पेक्ट करना भूल जाए। ये बात कहते हुए बड़े ही एटीट्यूड से ओंकार अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया।
ओंकार के जाते ही मयूर गुलेरिया के फोन पर उसके एक करीबी दोस्त का फोन आया। मयूर गुलेरिया के फोन उठाते ही उसने कहा, ब्रह्मापुत्र एकेडमी की बड़ी दीदी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। ये बात सुनते ही मयूर गुलेरिया के चेहरे पर चमक आ गई। मयूर ने फोन पर पूछा, बताओ क्या है वह इन्फॉर्मेशन, मैं बस एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। उनसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। मयूर के दोस्त ने मयूर को शांत करते हुए कहा, अरे भाई रिलैक्स रिलैक्स, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बस इतना ही पता लगा पाया हूँ कि अभी कुछ दिनों में चैंपियनशिप होने वाली है जिसमें सारे बड़े बड़े मार्शल आर्ट के गुरु एक दूसरे से टकराएंगे। मैंने सुना है कि इस चैंपियनशिप में इस बार दीदी ब्रह्मापुत्र एकेडमी की ओर से उतरने वाली है। मार्शल आर्ट के फैंस में ये खबर फैल चुकी है और दीदी को देखने के लिए सब लोग उतावले हो रहे हैं। मयूर ने अपने दोस्त से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये मुकाबला देखना चाहता हूँ किसी भी कीमत पर। अनिका अपने कमरे में शावर लेकर बाहर निकली थी। अनिका ने अपना नाइट ड्रेस पहन लिया था। अनिका ने सोच लिया था कि आज वह बिना किसी डिस्टरबेंस के 10 से 12 घंटे की अपनी नींद पूरी कर लेगी। जब वह ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर अपने बाल ड्राई कर रही थी, तभी अचानक बलबीर सर का कॉल आया। जब अनिका ने कॉल उठाया तो बलबीर सर ने अनिका से कहा, ओए पुत्र, तेरे लिए एक खुश खबर है। हर 10 साल में होने वाली चैंपियनशिप कुछ ही दिनों में दिल्ली में होने वाली है और इस चैंपियनशिप में जिस एकेडमी का उतारा हुआ कैंडिडेट जीतेगा उस एकेडमी को न सिर्फ बहुत बड़ा इनाम मिलेगा बल्कि लोगों की नज़रों में वही एकेडमी सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर एकेडमी होगी। उस सुखबीर को अपनी औकात दिखाने का यही मौका है और मैंने फैसला किया है कि इस बार हमारी एकेडमी की ओर से तुम मैदान में उतरोगी। बलवीर सर की बात सुनते ही अनिका ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, बलवीर सर प्लीज मुझे इन सब से दूर ही रखिए। अनिका को किसी को बिना वजह पटक देना काफी हद तक अनह्यूमन लगता था और अनिका के लिए चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मतलब ये था कि उसे अपनी नींद फिर से कॉम्प्रोमाइज करनी होगी। अनिका बलवीर सर की बात को रिजेक्ट करके फोन रखने ही वाली थी कि बलवीर सर ने अनिका से कहा, उस सुखबीर का शागिर्द भी इस बार चैंपियनशिप में उतरने वाला है। अनिका को मोटिवेट करने के लिए हमेशा से ही बलवीर सर ने अनिका को सुखबीर पाजी के सबसे अच्छे शागिर्द से कंपेयर किया था ताकि अनिका के मन में उस शागिर्द को लेकर कंपटीशन की भावना पैदा हो और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने का अनिका में जुनून और जोश पैदा हो। बलवीर सर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम नहीं उतरी तो उसकी जीत पक्की हो जाएगी। एपिसोड 257 पुरानी दुश्मनी। बचपन से ही बलवीर सर ने सुखबीर पाजी के इस शागिर्द के किस्से सुनाकर अनिका को उकसाया था। बचपन से सुनी हुई बातें अनिका के अंदर घर कर चुकी थी। ना तो अनिका सुखबीर सर के इस शागिर्द को पहले कभी मिली थी और ना ही अनिका की उसके साथ कोई दुश्मनी थी, मगर बचपन से लेकर आज तक जिस इंसान का नाम लेकर अनिका को उकसाया जाता था उसके खिलाफ लड़कर अपने आप को बेहतर साबित करने का यह मौका अनिका खोना नहीं चाहती थी। अनिका ने बलवीर सर से पूछा, क्या वह सुखबीर सर का फेवरेट स्टूडेंट चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाला है? बलवीर सर ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, और तुम तो जानती हो कि पिछली चैंपियनशिप वह जीत चुका है, इसीलिए पिछले 10 साल से वह सुखबीर मेरे सामने नाक ऊंचा करके चल रहा है। मैंने तुमसे कितनी विनतियां की थी कि चैंपियनशिप में अगर सुखबीर के उस शागिर्द को हराना है तो तुम्हें हिस्सा लेना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी जिसका पछतावा मुझे आज तक हो रहा है। मैं अपने बच्चों को मार्शल आर्ट की सच्ची शिक्षा देता हूं और वह सुखबीर सिर्फ पैसों के लिए धंधा करता है, मगर फिर भी आज उसका सर और उसका कद मार्शल आर्ट की दुनिया में मुझसे ऊंचा है, क्योंकि उसने जिसे जी जान लगाकर ट्रेन किया है वह आज भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और मैंने जिसे अपनी जिंदगी भर की सारी विद्या सिखाई है वह मेरी इस विद्या से दूर भागती है। इससे पहले कि बलवीर सर अनिका को और इमोशनली ब्लैकमेल करते, अनिका ने बलवीर सर से कहा, ठीक है, मैं चैंपियनशिप में उतरने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही बलवीर सर ने अनिका की यह बात सुनी, बलवीर सर ने अपना ट्यून बदलते हुए कहा, ठीक है, तो आज ही तुम्हारी पहली मैच है। बलवीर सर को इस तरह रंग बदलते हुए देखकर अनिका हैरान रह गई। वह बलवीर सर को कुछ कहती या कुछ रिजेक्ट करती उससे पहले बलवीर सर ने अपनी बात आगे बढ़ा दी,
देखो, यह चैंपियनशिप बहुत प्राइवेट रखी जाने वाली है और मैं जानता हूँ कि तुम अपनी असली आइडेंटिटी लोगों पर जाहिर नहीं होने देना चाहती। अगर तुम अकेडमी की बड़ी दीदी के नाते नहीं लड़ना चाहती तो ना सही, हम तुम्हारे लिए कोई और नाम से आई कार्ड बनवा देंगे। मैंने सोच रखा है कि तुम्हारा नाम आर्या होगा। ब्रह्मपुत्र एकेडमी से आर्य ऑफिशियल एंट्री होगी इस चैंपियनशिप के लिए। और हाँ, इस चैंपियनशिप का एक रूल हमेशा याद रखना, मुकाबले से बाहर होने वाला कंटेस्टेंट अपना या अपनी एकेडमी का नाम नहीं बताता, बस जीतने वाला कंटेस्टेंट अपनी एकेडमी का नाम बताता है। क्योंकि चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने वाले नहीं चाहते कि जीती हुई एकेडमी हारी हुई एकेडमी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी तरह की मार्केटिंग ना करे। हाँ, मगर हर एकेडमी को यह अधिकार है कि वह अपनी जीत की खुशियां मनाए, और इस साल मैं भी जीत की खुशियां बनाना चाहता हूँ। याद रखना, तुम्हारा नया नाम आर्या होगा। चैंपियनशिप के सारे रूल समझाकर बलवीर सर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका अपने आप को आईने में देखने लगी। सुखबीर सर के शागिर्द के साथ मुकाबले की बात सुनकर अनिका के अंदर का मार्शल आर्टिस्ट जाग गया था। अनिका ने अपने शरीर को वार्म अप करते हुए मार्शल आर्ट के 2-3 दाव आईने के सामने प्रैक्टिस किए। अनिका ने ब्लैक कलर का एक बॉडी फिट आउटफिट पहन लिया। यह आउटफिट स्पेशली मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए बना था। बॉडी टाइट होने की वजह से इस आउटफिट में अनिका का फिगर निखर कर आ रहा था। अनिका कभी भी खूबसूरत लगने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं डालती थी। वह बस वही चीजें करती थी जो जरूरी थी। आज भी उसने यह आउटफिट इसलिए पहना था क्योंकि फाइट करते वक्त यही आउटफिट उसके लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल था। बलवीर सर ने अनिका को मैसेज करके वह लोकेशन भेज दिया जहां फाइट होने वाली थी। फाइट के बारे में सोचकर अनिका की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। अब वह उस जोश में आ गई थी जहां उसे अपने मार्शल आर्ट के मूव्स के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। बलवीर सर ने भेजे हुए लोकेशन पर जाने के लिए जैसे ही अनिका अपने कमरे से बाहर निकली, अनिका ने देखा मयूर गैलरिया अनिका के कमरे की ओर चल कर आ रहा था। अनिका को बाहर निकलते देखकर मयूर ने अनिका से कहा, सुनो, आज तुम कहीं बाहर नहीं जा सकती, तुम्हें आज घर में ही रहना होगा। मयूर की बात सुनकर अनिका कंफ्यूज चेहरे से मयूर की ओर देखने लगी। अनिका को दो बातों पर हैरानी हो रही थी। एक तो ये कि आखिर वो बाहर क्यों नहीं जा सकती थी, और दूसरी यह कि मयूर को ऐसा क्यों लग रहा था कि अनिका मयूर के इशारों पर अपनी चीजें प्लान करेगी। मयूर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आज मुझे कहीं बाहर जाना है, इसलिए तुम्हें घर पे रहना होगा, वरना इस तरह तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए दिन रात तुम्हारे पीछे घूमता रहूंगा तो मेरी लाइफ तो कभी जी ही नहीं पाऊंगा। अनिका खामोश थी, मगर उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर किसने रोका था मयूर को अपनी लाइफ जीने से। ना ही अनिका को मयूर की प्रोटेक्शन की जरूरत थी और ना ही अनिका ने मयूर से रिक्वेस्ट की थी कि वह उसे प्रोटेक्ट करें। तभी अनिका ने मयूर के हाथ में एक कार्ड देखा। जब मयूर ने अनिका को अपने कार्ड की ओर देखते हुए नोटिस किया, तब वो कार्ड दिखाते हुए मयूर ने अनिका से कहा, आज मेरे पास एक सुनहरा मौका है अपने आइडल से मिलने का। कई सालों से इससे मिलने की ख्वाहिश है, आज फाइनली पूरी हो सकती है, और इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि सिर्फ आज के दिन तुम घर पर रुक जाओ। अनिका ने मयूर की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हें कहीं जाने से नहीं रोक रही, मगर तुम्हारे कहीं आने जाने का मेरी रूटीन से क्या मतलब। मयूर ने अपनी बेसबॉल कैप थोड़ी और नीची करते हुए अनिका से कहा, क्या तुम नहीं जानती तुम्हारे पीछे कितने लोग पड़े हैं। इट इज नॉट सेफ फॉर यू, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। दो बड़े बड़े खानदान से नाम जुड़ चुका है तुम्हारा। तुम शायद एक बात नहीं जानती कि पिछले कई दिनों से मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं ना होता तो शायद किसी ना किसी दुश्मन ने अब तक तुम पर हमला कर दिया होता, और तुम्हें अंदाजा नहीं कि वह लोग कितने ताकतवर हैं। अनिका को मयूर गुलेरिया का रूड बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर वह भी अभी इस घर में आई थी, उसे किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ना था। इसलिए मयूर की बात सुनकर भी अनिका बिल्कुल खामोश रही। मयूर के जाने के बाद अनिका सोच में पड़ गई कि मयूर जैसा इंसान आखिर किसे अपना आइडल मानता था। मयूर के बिहेवियर को देखते हुए अनिका ने सोचा कि मयूर जरूर किसी बॉलीवुड फिल्म के विलन का फैन होगा। मयूर के जाते ही अनिका भी गुलेरिया हाउस से बाहर निकलने लगी। जैसे ही अनिका बाहर निकली, अनिका ने देखा कि आकाश बंगले के बाहर लॉबी में अपनी कार का वेट कर रहा था। जैसे ही आकाश ने अनिका को देखा, आकाश ने अनिका से कहा, हेलो अनिका। अनिका ने भी जवाब में आकाश को हाय कहा। कुछ सोचने के बाद आकाश ने अनिका से कहा,
वैसे अनिका उन कार बहुत खुश था तुम्हारे जेस्चर से, मगर वह अभी बच्चा है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपना इतना वैल्यूएबल कार्ड इस तरह उसे दे देना चाहिए। इससे न सिर्फ कार्ड के मिसयूज का खतरा रहेगा, बल्कि इतनी सी उम्र में उन कार के हाथ अगर इतना पैसा दे दिया जाए तो हो सकता है यह उसके भविष्य के लिए भी अच्छा ना हो। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि ओमकार को किस वजह से पैसे चाहिए थे, मगर वह आकाश के सामने सारी बातों का खुलासा नहीं करना चाहती थी। अनिका ने अपना फोन निकालकर टैक्सी बुक करने की कोशिश की, तभी अचानक आकाश को इस बात का ध्यान हुआ कि अभी तक अनिका को कोई कार अलॉट नहीं की गई थी। आकाश ने तुरंत एक स्टाफ मेंबर से कहा कि आकाश की 4 गाड़ियों में से एक गाड़ी अनिका को अलॉट कर दी जाए। ड्राइवर के साथ आकाश ने अनिका से कहा, क्या तुम इनके साथ गराज में जाकर तुम्हारी मनपसंद गाड़ी सिलेक्ट कर सकती हो? कल से वही गाड़ी तुम्हारे साथ होगी और ड्राइवर भी। अनिका भी रोज रोज टैक्सी से ट्रैवल नहीं करना चाहती थी, इसलिए बड़ी कैजुअली अनिका ने स्टाफ मेंबर से कह दिया, एनिका इज फाइन। इसके बाद अनिका अभी लॉबी में खड़ी अपनी कार के आने का इंतजार करने लगी। आकाश भी अपनी कार के आने का इंतजार कर रहा था। अनिका ने देखा था कि पिछले कुछ दिनों से आकाश अपनी कंपनी में हुए साइबर अटैक से काफी परेशान था, जिसकी जिम्मेदार वह खुद थी। अनिका ने धीमी आवाज में आकाश से पूछा, क्या तुम इस वक्त ऑफिस जा रहे हो? मुस्कुराते हुए आकाश ने जवाब दिया, नहीं, मैं बच्चों को स्कूल से पिक करने जा रहा हूँ। आकाश की बात सुनते ही अनिका ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अनिका को इस बात का ख्याल भी नहीं रहा कि रिया की स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया था। मगर फिर अनिका ने बड़ी ही कैजुअली आकाश से कह दिया, उम्मीद है तुम रिया को भी साथ लेकर आओगे। आकाश ने अनिका की इस बात का जवाब नहीं दिया, बस अनिका को देखकर मुस्कुराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें कहने की क्या बात थी कि वह रिया को भी स्कूल से साथ में लेकर आए। पिछले 2 दिनों से आकाश ही बच्चों को स्कूल से ले आता था और इस वक्त अगर कोई रिया को स्कूल से पिक करना भूला था तो वह आकाश नहीं बल्कि खुद अनिका थी। आकाश की कार आते ही आकाश ने अनिका से बाय कहा और अपनी कार में बैठकर निकल गया। उसके ठीक पीछे अनिका के लिए एक लंबी लाल गाड़ी आई। अनिका ने कार में बैठे ड्राइवर से कहा कि वह सेल्फ ड्राइव करेगी। जैसे ही ड्राइवर उतरा, अनिका कार में बैठकर बलबीर सर ने बताए लोकेशन की ओर जाने लगी। जब अनिका बलबीर सर ने भेजे हुए लोकेशन पर पहुंची तो वहां एक डिस्कोथेक जैसी जगह अनिका को नजर आई। सूट बूट में कुछ वॉलंटियर्स यहाँ वहां घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर किसी तरह की कॉलेज की डिस्को पार्टी चल रही थी। लाल और हरी लाइटिंग से पूरा माहौल सजाया गया था। ये सब देखकर अनिका को लगा कि वह शायद किसी गलत लोकेशन पर आ गई है। अनिका ने बलवीर सर को फोन लगाकर कहा, ये किस तरह का मजाक कर रहे हैं आप सर? ये कहाँ भेज दिया है मुझे? मैं यहाँ किसी के साथ डांस वांस नहीं करने वाली। हंसते हुए बलबीर सर ने जवाब दिया, अरे भाई, उस हॉल के अंदर जाओ और सीधी बेसमेंट में चली जाओ, असली पार्टी वही चल रही है। और हाँ, इतना याद रखना कि तुम आर्या हो, तुम्हारा नाम इसी तरह से रजिस्टर किया है हमने और यह नाम तुम्हें अच्छी तरह से याद रहेगा। ये भी जानता हूँ मैं, तुम्हारे ही दोनों अंश को मिलाकर यह नाम मैंने सोचा है। बलवीर सर ने ये नाम इसीलिए सोचा था क्योंकि अनिका चाहे कोई भी नाम भूल जाए, आर्यन और रिया को मिलाकर बना हुआ नाम वह कभी नहीं भूल सकती थी। आर्या बलवीर सर की बात सुनने के बाद अनिका ने अपनी कार पार्क की और उस हॉल के अंदर चली गई। बेसमेंट की तरफ जाने वाले रास्ते पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। जब अनिका वहां पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका को रोक लिया और पूछा, क्या आप जानती है नीचे क्या होने वाला है? अनिका ने जवाब में उनसे कहा, ब्रह्मपुत्र एकेडमी की ओर से मैं चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाली हूँ। ब्रह्मपुत्र एकेडमी का नाम सुनते ही एक वॉलंटियर के चेहरे पर चमक आ गई। उसने अनिका से कहा, अच्छा तो आप आर्य जी हैं, प्लीज आइए मेरे साथ। ये कहकर वह वॉलंटियर अनिका को एक छोटे से कमरे में ले गया। कमरे में तरह तरह के मास्क टेबल पर सजाए गए थे। वॉलंटियर ने एक मास्क उठाकर अनिका को दिया और कहा, यह मास्क आपको पहनना होगा। ये चैंपियनशिप इस बार काफी प्राइवेटली की जाएगी क्योंकि मार्शल आर्ट प्रैक्टिस को लेकर गवर्नमेंट के लॉज काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। मगर हाँ, चैंपियनशिप का एक रूल है, हर मैच के बाद जो भी ओपोनेंट हारेगा, जीतने वाला उसका मास्क सबके सामने उतारेगा और अपनी एकेडमी का नाम लेगा। ये रूल आप भी याद रखिएगा। अनिका को ये कहने के बाद वह वॉलंटियर अपनी नोटपैड में कुछ लिखने लगा। लिखते लिखते उस वॉलंटियर ने अनिका से कहा,
वैसे आप जैसी नाजुक और खूबसूरत लड़की इन राक्षसों का मुकाबला कर पाएगी क्या? आपको डर नहीं लगता? अनिका ने मास्क पहनते हुए उस वॉलंटियर से कहा। नहीं। दरअसल इस मास्क वाली सिस्टम से अनिका खुद भी बहुत खुश थी, क्योंकि वह भी किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। अगर कोई पहचान वाला यहाँ उसे मिल गया तो उसके लिए बाद में मुसीबत हो सकती थी। अनिका ने खुशी खुशी मास्क पहन लिया और मास्क में मार्शल आर्ट की कुछ मूव्स करके अपने आप को कंफर्टेबल करने लगी। अनिका को प्रैक्टिस करते देखकर उस वॉलंटियर ने कहा, ब्रह्मापुत्र एकेडमी की दीदी के बारे में बहुत कुछ सुना है, और मैं ये भी जानता हूँ कि खुद एकेडमी के आप जैसे स्टूडेंट्स ने भी आज तक दीदी को देखा नहीं है। अगर आप दीदी से मिलना चाहती है तो मैं आपकी मुलाकात दीदी से करवा सकता हूँ। ये बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। एपिसोड 258 अनिका बनाम रोहित। वॉलंटियर अनिका की मुलाकात अनिका से ही करवाना चाहता था। ये बात सोचकर अनिका मन ही मन हैरान हो रही थी। अनिका ने वॉलंटियर से पूछा, क्या तुम ब्रह्मापुत्र एकेडमी की दीदी को जानते हो? बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड से वॉलंटियर ने कहा, जी मैं इस चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स में से हूँ। मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा? सिर्फ ब्रह्मापुत्र एकेडमी की दीदी को नहीं, बल्कि 10 साल पहले सुखबीर सर का जो शागिर्द चैंपियन बना था, मैं आपको उससे भी मिलवा सकता हूँ। वाह क्या यादगार फाइट थी वो। वह सचमुच चैंपियन बनने के ही लायक था। उस वक्त उसकी उम्र भी बहुत कम रही होगी। उसकी शक्ल तो किसी को याद नहीं, मगर उसकी फाइट, उसके मूव्स, उसका डिफेंस, उसका अटैक कमाल का था। डिजर्विंग विनर था वह। इस बात पर अनिका मन ही मन सोचने लगी, वह चैंपियन सिर्फ इसलिए बना था क्योंकि अनिका ने उस चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लिया था। वॉलंटियर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर मैं जानता हूँ आप ब्रह्मपुत्र एकेडमी से हैं, आप दीदी की बड़ी फैन होंगी। वैसे उनके फैंस की कमी नहीं है यहाँ पर। नीचे बेसमेंट में आज क्राउड खचाखच भरा हुआ है, आधे से ज्यादा तो सिर्फ दीदी के दर्शन के लिए आए हैं। जब वॉलंटियर ने यह बात कही तो अनिका कमरे में चारों तरफ देखकर यह सोचने लगी कि आखिर यह बेसमेंट है कहाँ, और इतने सारे लोगों की अगर भीड़ मौजूद है तो फिर उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या जितने भी लोग यह मार्शल आर्ट की चैंपियनशिप देखने आए थे, सबसे यह कहा गया था कि उन्हें चुप रहकर पूरी चैंपियनशिप देखनी होगी, ताकि आवाज के कारण ऊपर किसी को पता ना चले कि बेसमेंट में आखिर हो क्या रहा है? अनिका को चैंपियनशिप का सेटअप बिल्कुल समझ नहीं पा रही था। तभी वॉलंटियर ने अनिका के हाथ में बैंड पहनाते हुए कहा, दरअसल इस साल चैंपियनशिप में दीदी ने भी हिस्सा लिया है। बलबीर सर ने खुद हमें बताया है, और इवेंट मैं ही होस्ट करने वाला हूँ, तो मैं आपको दीदी से मिलवा सकता हूँ। बस बदले में आपको थोड़ी फीस चुकानी होगी। क्या पता दीदी शायद आपको ऑटोग्राफ भी दे दे। अनिका ने उस ओवर कॉन्फिडेंट वॉलंटियर से पूछा, क्या दीदी आ चुकी हैं? वॉलंटियर ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए अनिका से कहा, धीरे बोलिए, ये सामने जो कमरा दिखाई दे रहा है वहीं पर आराम कर रही है दीदी। अगर आप पैसे चुकाने के लिए तैयार है तो मैं आपकी मुलाकात दीदी से करवा सकता हूँ। फ्री में यहाँ कोई काम नहीं होगा। जैसे ही उस वॉलंटियर ने यह बात कही, पीछे से एक बेहद यंग और पतली आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। एक 18 से 20 साल का नौजवान लड़का चेहरे पर मास्क पहने कमरे में आ रहा था। उसने उस वॉलंटियर से कहा, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे एक बार दीदी से मिलना है। बोलो कितने पैसे चुकाने होंगे? वॉलंटियर अच्छी तरह समझ चुका था कि कमरे में आया हुआ नौजवान दीदी का बहुत बड़ा फैन था, और दीदी को मिलने के लिए मोटी रकम चुकाने के लिए भी तैयार होगा। उस वॉलंटियर ने उस यंग लड़के के कान में कुछ कहा। उस लड़के ने वॉलंटियर को थम्स अप का इशारा दिया। तभी अनिका ने वॉलंटियर से पूछा, मुझे किस तरफ जाना है? वॉलंटियर ने कमरे के पीछे बने एक छोटे से दरवाजे की ओर इशारा किया। जब अनिका ने वो दरवाजा खोला, तब उसे नीचे जाती हुई टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां दिखी। अनिका अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि ऐसी किसी जगह पर इतनी बड़ी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की जा रही थी। अभी सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए अनिका ने पहला कदम रखा ही था कि उसके कानों पर पीछे खड़े वॉलंटियर और उस मास्क पहने हुए यंग लड़के की आवाज पड़ी। यंग लड़के ने वॉलंटियर से कहा, देखो मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, अब बताओ कहाँ मिलेंगी मुझे दीदी? वॉलंटियर ने धीमी आवाज में उससे कहा, दीदी अभी आराम कर रही है, तुम मेरे साथ चलो। अनिका उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसे लगातार यह बात कंफ्यूज कर रही थी कि आखिर यह जगह क्या थी।
जब अनिका सीढ़ियों से बेसमेंट की ओर उतरने लगी तब उसे एक छोटा सा बोर्ड दिखाई दिया, पार्टिसिपेंट्स एंट्री। ये पहली बार था जब अनिका को यकीन होने लगा कि शायद वह सही रास्ते पर थी और शायद बाकी गेस्ट की एंट्री कहीं और से होगी। बेसमेंट में उतरते ही अनिका को डिम लाइट में छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। जब अनिका ने वह दरवाजा खोला तो तेज रोशनी की वजह से अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। खचाखच भरे स्टेडियम में से लोगों के शोर की आवाज अनिका के कानों पर पड़ते ही अनिका ने अपने दोनों कानों पर अपने हाथ रख दिए। जब धीरे से अनिका ने अपनी आंखें खोली तो बेसमेंट में बने छोटे से स्टेडियम का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। स्टेडियम चारों तरफ से इंसुलेटेड वॉल से एनक्लोज किया गया था जिससे अंदर की आवाज बाहर बिल्कुल ना जा पाए और इसीलिए शायद ऊपर बने पब में आए हुए लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा होगा कि वह जहां नाच रहे थे उसके ठीक नीचे एक मिनी स्टेडियम बनाया गया था। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और चैंपियनशिप शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अनिका स्टेडियम के अंदर आए एक वॉलंटियर जिसके कानों में वॉकी टॉकी लगी थी वह अनिका के पास आया और अनिका से पूछने लगा, क्या आप यहाँ गेम देखने आए हैं या पार्टिसिपेंट है? अनिका ने अपना मास्क पहन रखा था और अपने हाथों का बैंड अनिका ने वॉलंटियर को दिखाए। बैंड देखते ही वॉलंटियर समझ चुका था कि अनिका पार्टिसिपेंट है। उसने अनिका से कहा, प्लीज फॉलो मी। पार्टिसिपेंट्स के लिए वहाँ अलग से एक रेस्टिंग एरिया बनाया गया है। आने जाने वाले लोगों के बीच से रास्ता बनाते हुए वह वॉलंटियर अनिका को एक छोटी सी केबिन में ले गया। केबिन में जाकर उस वॉलंटियर ने अनिका का पार्टिसिपेंट आईडी नंबर अपने कंप्यूटर में फीड किया। अनिका ने भले ही मास्क पहना था मगर उसकी टाइट आउटफिट और उसकी आवाज से वॉलंटियर को पता चल चुका था कि मास्क के पीछे एक यंग लड़की है और इसीलिए वॉलंटियर बाकी पार्टिसिपेंट्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हुए अनिका के साथ बात कर रहा था। कुछ देर तक कंप्यूटर स्क्रीन में देखने के बाद वॉलंटियर ने अनिका से कहा, देखिए मिस, आज आपकी 2 मैच शेड्यूल्ड है। आपकी पहली मैच है 7 बजे किसी ट्राइबल वॉरियर नाम की आईडी के साथ है। उसके बाद आपको आराम करने का वक्त दिया जाएगा। कितना वक्त चाहती हैं आप? मेरे ख्याल में 1 से 1.5 घंटा ठीक रहेगा। इससे पहले कि वह वॉलंटियर अपने सिस्टम में रेस्टिंग टाइम फीड करता अनिका ने उसे रोकते हुए कहा, देखिए मेरा रेस्टिंग टाइम 3 से 4 मिनट का रखिएगा। मैच के बाद मैं अपने हाथ धोना चाहूंगी। अनिका की बात सुनते ही वॉलंटियर के मुंह से विसल निकल गई। वॉलंटियर ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, यंग लेडी, इतनी ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी नहीं है। तुम्हें पता नहीं यहाँ तुम्हें किन किन लोगों के साथ फाइट करनी होगी। हो सकता है कि पहली मैच के बाद तुम खुद ही इस चैंपियनशिप से अपना नाम हटा लो। अनिका को उस वॉलंटियर के सजेशंस बोर कर रहे थे। अनिका बस इतना जानना चाहती थी कि सुखवीर सर के शागिर्द और डिफेंडिंग चैंपियन के साथ उसकी मैच कब होगी। अनिका ने कंप्यूटर की ओर देखते हुए वॉलंटियर से पूछा, जरा आप पता कर सकते हैं कि मेरी अगली मैच किसके साथ है? वॉलंटियर ने सिस्टम में देखते हुए जवाब दिया, किसी स्काफेज के साथ आपकी अगली मैच है। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रकार की आईडी रखने का क्या मतलब था। हर चीज कॉन्फिडेंशियल रखनी थी, यह बात अनिका भी जानती थी, मगर इस तरह के फनी नाम देखकर वह सामने वाले को डरा नहीं बल्कि हंसाने की कोशिश कर रहे थे ऐसा लग रहा था। अनिका ने वॉलंटियर से पूछा, क्या आज के मेरे दोनों कंपेटिटर्स में से कोई सुखवीर सर का शागिर्द है? सिस्टम में देखने के बाद वॉलंटियर ने जवाब देते हुए कहा, देखिए मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि यह लोग कौन सी एकेडमी से एसोसिएटेड हैं, मगर हाँ इतना तो कह सकता हूँ कि आपने अभी अभी जिसका नाम लिया है ये दोनों वह शख्स बिल्कुल नहीं है। ये कहने के बाद वॉलंटियर अनिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह वॉलंटियर इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा था। कुछ देर तक अनिका की ओर देखकर मुस्कुराने के बाद उस वॉलंटियर ने अनिका से कहा, आप जिस कैंडिडेट के बारे में बात कर रही है वह हमारा डिफेंडिंग चैंपियन है। उसके साथ अगर आपको मुकाबला करना है तो कम से कम आपको पहले 20 से 25 मुकाबले जीतने पड़ेंगे। उसके बाद कहीं जाकर फाइनल राउंड में आपको उनके खिलाफ मुकाबला करने का मौका मिलेगा। टोटल 3 कैटेगरी में पार्टिसिपेंट्स को बांटा जाता है, ए, बी और सी। आप अभी नई है इसलिए आप ए कैटेगरी में हैं। ये कैटेगरी में कुछ मैचेस के बाद टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स कैटेगरी बी में प्रमोट किए जाएंगे। वहां कम से कम 10-12 मैचेस के बाद अगर आप टॉप 20 में पहुंचती हैं तब आपको कैटेगरी सी के कैंडिडेट्स के साथ मुकाबला करने का मौका मिलेगा।
और डिफेंडिंग चैंपियन तो पहले से ही सी कैटेगरी में है, उसे यह सारे राउंड क्लियर करने की जरूरत नहीं, फाइनल राउंड में उसकी डायरेक्ट एंट्री होगी। अगर आपको लगता है कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे तो जरूर आप उनके साथ मुकाबला कर पाएंगे। वैसे पिछली बार जब वह चैंपियन बना था तब काफी कम उम्र का था, फिर भी सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा घातक था। अब 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद वह शायद और खूंखार हो गया होगा। लोग ये प्रे करेंगे कि चैंपियनशिप में उनका मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन के साथ ना ही हो तो अच्छा है, वरना पता नहीं उनका अंजाम क्या होगा। वॉलंटियर की बाकी बातों पर अनिका ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, मगर वह ये सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि उसे सुखवीर सर के शागिर्द के साथ मुकाबला करने के लिए पहले 20 या 25 मैचेस लड़नी होगी। अनिका के लिए ये सब कुछ बहुत बोरिंग था। अनिका के लिए 25 मैचेस यानी कि उसकी कम से कम 30 या 35 घंटे की नींद बर्बाद करना था। बलवीर सर का यह आइडिया अनिका को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। अनिका ने पहन रखे मास्क की वजह से अनिका के चेहरे पर इरिटेशन वॉलंटियर देख नहीं पा रहा था। बस वॉलंटियर मन ही मन ये बात जरूर जानता था कि मास्क के पीछे एक बेहद खूबसूरत चेहरा था, वो अनिका के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से पेश आ रहा था। अनिका के सामने उसने कुछ पानी की बोतलें रखते हुए कहा, देखिए मैं सभी कुछ वक्त और है आपकी पहली मैच शुरू होने में, मुझे लगता है आपको कुछ खा लेना चाहिए ताकि मैच के वक्त आप में एनर्जी बनी रहे। यहाँ पीछे फूड स्टॉल बनाया गया है, पार्टिसिपेंट्स के लिए फूड इज फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, कॉफी और चॉकलेट शेक चार्जेबल है, मगर आप बस काउंटर पर मेरा नाम दे दीजिएगा, आपको जो चाहिए वह मिल जाएगा। अनिका का ध्यान वॉलंटियर की बातों पर बिल्कुल नहीं था, उसके मन में बस एक ही कैलकुलेशन चल रहा था। वह अपने सामने पड़ी रूल बुक पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि हर कंटेस्टेंट दिन में सिर्फ 2 मैच खेल सकता है और वही कंटेस्टेंट मैच जीतेगा जो सामने वाले का मास्क निकाल देगा। ये रूल इसलिए बनाया गया था ताकि फाइनल मोमेंट आने तक जोश जोश में अपोजिशन को गिराने के लिए कोई कंटेस्टेंट अपने विरोधी कंटेस्टेंट को ऐसी कोई चोट ना पहुंचाए जिससे कोई बड़ा हादसा हो जाए। आइडिया इतना सा था कि अपने विरोधी को हमला करके इतना कमजोर कर दो कि जब आप अपने विरोधी का मास्क उतारो तब उसमें अपना मास्क बचाने की शक्ति भी ना रहे। मगर अनिका ये सोच सोच कर हैरान हो रही थी कि अगर दिन में 2 ही मुकाबले अगर वह खेल सकेगी तो कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे उसे सुखवीर सर के शागिर्द के साथ मुकाबला करने में, और इतना वक्त अनिका के पास नहीं था। अनिका ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसे भूख लगी थी। वॉलंटियर ने बताए हुए स्टॉल की तरफ अनिका पहुंची। अनिका को खाने से ज्यादा डेजर्ट में इंटरेस्ट था, उसे लगा कि एनर्जी मेंटेन करने के लिए कुछ केक खाए जाए। अनिका ने एक प्लेट में चॉकलेट केक ली और जैसे ही केक खाने लगी अनिका की नज़र दूर से आ रहे एक लंबे पतले आदमी पर पड़ी जिसके हाथ में एक नन्ही सी गुड़िया थी। दोनों ने मास्क पहन रखा था मगर अनिका अपनी बच्ची को पहचान गई थी। अनिका, रोहित और रिया को वहां देखकर हैरान हो गई। अनिका ने अपनी प्लेट साइड में रखी और रोहित और रिया की ओर आगे बढ़ने लगी। लोगों की भीड़ से अनिका रास्ता बनाते हुए रोहित और रिया के बिल्कुल करीब पहुंच गई। इससे पहले कि अनिका रोहित या रिया को आवाज लगाती और उनका ध्यान अपनी ओर खींचती, एक वॉलंटियर रोहित के पास चलकर आया और कहने लगा, अरे डिफेंडिंग चैंपियन, आप यहाँ खुद, क्या बात है, आज तो डिफेंडिंग चैंपियन को यहाँ देखकर हम भी खुश हो गए, लगता है आज मुकाबले में मजा आएगा। एपिसोड 259, तुम यहाँ कैसे। जैसे ही उस वॉलंटियर ने रोहित से हाथ मिलाया, रोहित की नज़र भीड़ के बीच में से चलकर आगे आ रही अनिका पर पड़ी। अनिका ने मास्क जरूर पहन रखा था मगर अनिका की हाइट, उसकी फिगर, उसके चलने का तरीका बाकी लड़कियों से काफी अलग था। और रोहित अनिका की ये बातें चाहकर भी कभी नहीं भूल सकता था। रोहित समझ गया था कि मास्क के पीछे छुपी लड़की और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। रोहित ने तुरंत बात बदलते हुए उस वॉलंटियर से कहा, माफ करना, मेरे ख्याल से आपकी कोई गलती हो रही है, मैं वह नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हो। रोहित की बात सुनकर वॉलंटियर शर्मिंदा हो गया और रोहित के कंधे पर हाथ रख कर कहने लगा, आई एम वेरी सॉरी। मुझे लगा कि आप वही सुखबीर सर के शागिर्द हो जिसने 10 साल पहले यहाँ पर यह चैंपियनशिप जीती थी। मुझे आज भी उस चैंपियन के मूव्स याद है। उसकी बॉडी, उसके चाल ढाल, सब कुछ आप ही के जैसा था, मगर हाँ, उस वक्त उसकी उम्र काफी कम थी। ये कहते हुए वो आदमी वहां से निकल गया।
तभी रोहित ने अपनी आंखें छोटी करते हुए अनिका की ओर देखना शुरू किया और रिया को इशारे से अनिका की ओर देखने कहा। जैसे ही रिया की नजर अनिका पर पड़ी, रोहित ने कहा, मुझे लगता है यह मास्क वाली लड़की बिल्कुल तुम्हारी मम्मा जैसी लग रही है। तुम्हारा क्या कहना है? रोहित की इस बात पर नन्ही सी रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी मम्मा जैसी लग नहीं रही, यह मेरी मम्मा ही है। रोहित ने अनिका को देखते हुए कहा, मगर इस लड़की की कमर तो बिल्कुल दुबली पतली है। मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी मम्मा है। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, यह मेरी मम्मा ही है। मैं मेरी मम्मा को अच्छी तरह जानती हूँ, मैं जब भी मम्मा को हक करती हूँ मैं उनकी कमर पर ही पहुँचती हूँ। मुझे पता है कि यह मेरी मम्मा की ही कमर है। रोहित ने रिया की बात में हामी भरते हुए कहा, रिया, मुझे लगता है बिल्कुल तुम्हारे जैसी आदत मुझे भी डालनी पड़ेगी, वरना इतनी भीड़ में तुम्हारी मम्मा को मैं पहचान नहीं पाऊंगा। रोहित की बात सुनते ही अनिका, रोहित और रिया के पास आए और दबी हुई आवाज में रोहित से कहने लगी, आप रिया को यहाँ क्यों ले आए हो? अनिका ने हमेशा से ही रिया को मारपीट और मार्शल आर्ट से दूर ही रखा था। जब भी अनिका की इस तरह की कोई फाइट होती तब अनिका रिया को अपनी आंखें बंद कर लेने कहती। अनिका नहीं चाहती थी कि छोटी सी रिया के मन पर फाइट की कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। इससे पहले कि अनिका रोहित पर गुस्सा हो जाती, रिया ने रोहित का बचाव करते हुए कहा, मम्मा आप डैड पर गुस्सा मत कीजिए, मैंने ही जिद की थी कि मुझे रेसलिंग मैच देखनी है। मैंने पापा को फोन पर किसी से बात करते सुना कि मार्शल आर्ट चैंपियनशिप होने वाली है। मैंने डैड से कहा मुझे भी जाना है, इसलिए डैड मुझे यहाँ ले आए। अनिका ने रोहित की ओर देखते हुए पूछा, मिस्टर मारवा, आपको अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम मिल गया रिया को यहाँ लेकर आने का? बड़े ताज्जुब की बात है। रोहित ने रिया को मास्क के ऊपर गालों पर किस करते हुए कहा, इसमें ताज्जुब कैसा? अगर एक बेटी अपने डैड से कोई फरमाइश करती है तो उसके डैड की भी यह जिम्मेदारी है कि उसकी फरमाइश को पूरा करें। बस मैं भी एक आम बाप हूँ, अपनी बेटी की जिद पूरी करने यहाँ चला आया। रोहित की ऐसी गोल गोल बातों से अनिका को रोहित पर शक होने लगा। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से पूछा, मगर आज तो लोअर कैटेगरी की मैच होने वाली है, भला आपको इसमें क्या दिलचस्पी होगी? असली मैचेस तो 2 हफ्तों बाद शुरू होंगी। रोहित के पास अनिका के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जब अनिका ने देखा कि रोहित खामोश खड़ा था तो अनिका ने रोहित को और एक सवाल पूछा, वह आदमी अभी अभी तुम्हें डिफेंडिंग चैंपियन क्यों बुला रहा था? उसने तुमसे कहा कि तुम सुखबीर सर के एकेडमी के बड़े भैया हो। रोहित जान चुका था कि अनिका को रोहित पर शक हो गया था। रोहित ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनिका से कहा, मुझे लगता है मुझे तुम्हें साफ साफ सब कुछ बता देना होगा। अनिका हैरानी से रोहित की ओर देखने लगी। रोहित ने दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, देखो सच कहूं तो मुझे लगता है कि वह लड़का जो सुखबीर सर का शागिर्द है और यहाँ का डिफेंडिंग चैंपियन है, वह बिल्कुल मेरी तरह ही हाइट बॉडी वाला है और अच्छी पर्सनैलिटी वाला होगा। मैं जानता हूँ मुझ जैसी पर्सनालिटी वाले लड़के आमतौर पर नजर नहीं आते, मगर शायद वह डिफेंडिंग चैंपियन बिल्कुल मेरे जैसा दिखता हो और इसीलिए शायद इस वॉलंटियर को कंफ्यूजन हो गया। अपने डैड की इस बात पर नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाए और कहा, माई डैड इज द मोस्ट हैंडसम मैन इन दिस वर्ल्ड। रोहित के इस तरह के मजाक अब धीरे धीरे अनिका को गुस्सा दिलाने लगे थे। अनिका फूड काउंटर की ओर चलने लगी। रोहित रिया को अपने हाथों में पकड़े अनिका के पीछे पीछे चलने लगा। अनिका ने रोहित से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि सुखबीर सर की एकेडमी का ये जो डिफेंडिंग चैंपियन है वह आज यहाँ पर आएगा? रोहित मन ही मन सोच रहा था कि वह डिफेंडिंग चैंपियन तो अभी इस वक्त अनिका के पीछे पीछे चल रहा है। मगर कुछ देर खामोश रहने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, हो सकता है। रोहित की बात सुनकर अनिका की आंखों में चमक आ गई। अनिका ने रोहित की ओर देखकर पूछा, क्या आज उसकी कोई मैच है? मैं उसका मुकाबला देखना चाहती हूँ। रोहित ने नन्ही सी रिया को नीचे उतारकर उसे एक प्लेट में एक पेस्ट्री दी और अनिका से कहने लगा, देखो डिफेंडिंग चैंपियन है वह। प्रीलिमिनरी राउंड की मैचेस से उसे एग्जेम्पशन मिल गया है। वह टॉप क्लास की कैटेगरी में आता है। फाइनल राउंड ही खेलेगा। फाइनल राउंड तक जो भी पार्टिसिपेंट्स पहुंचेंगे उन्हीं को मौका मिलेगा डिफेंडिंग चैंपियन के साथ कंपीट करने का।
और मुझे लगता है प्रीलिमिनरी मैचेस खत्म होने में अभी 15-20 दिन का वक्त और बाकी है। ये बात सुनते ही अनिका मायूस हो गई। अनिका सोचने लगी कि इस तरह अगर अनिका को डिफेंडिंग चैंपियन के साथ मुकाबला करना होगा तब तो 15 से 20 दिन का वक्त लग जाएगा। हर कैटेगरी के पार्टिसिपेंट्स के साथ मैच लड़कर उसे टॉप 20 में जगह बनानी होगी। उसके बाद फाइनल राउंड में उसका मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन के साथ हो पाएगा। इतना वेट नहीं कर सकती थी। ना ही उसके पास इतना टाइम था और ना ही इतनी पेशेंस। अनिका ने अपनी गर्दन झुकाते हुए दबी हुई और मायूस आवाज में रोहित से कहा, मैं सुखबीर सर के चैंपियन से मिलना चाहती हूँ। जैसे ही अनिका ने यह बात कही, अनिका और रोहित के कानों पर एक आवाज पड़ी, अगर तुम डिफेंडिंग चैंपियन से मिलना चाहती हो तो उस लड़के को थोड़ी बहुत रिश्वत दे देती। वह तुमसे डिफेंडिंग चैंपियन की मुलाकात करवा देता। जब अनिका ने मुड़कर देखा तो यह वही मास्क पहना हुआ यंग लड़का था जो उसे बेसमेंट में आने से पहले रिसेप्शन के पास मिला था। उस रूम में रोशनी थोड़ी कम थी, इसलिए मास्क पहने इस लड़के की पर्सनैलिटी पहचानना थोड़ा मुश्किल था। मगर इस वक्त उस लड़की को देखकर अनिका को लग रहा था जैसे इसी कद काठी के लड़के से वह पहले भी कभी मिल चुकी थी। उस लड़के ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम डिफेंडिंग चैंपियन की इतनी बड़ी फैन थी तो रिसेप्शन पर खड़े वॉलंटियर को थोड़े बहुत पैसे खिला देती। वह तुम्हारी मुलाकात करवा देता। मैं अभी अभी ब्रह्मापुत्र एकेडमी की दीदी से मिलकर आ रहा हूँ। अनिका ये बात सुनकर हैरान रह गई। उस लड़के ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने उसके साथ अभी अभी फोटो भी खिंचवाई है। उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ भी दिया। वाकई ही वह लड़का सच कह रहा था। अगर तुम भी डिफेंडिंग चैंपियन से मिलना चाहती हो तो जाओ उस लड़के से बात करो। उस लड़के की आवाज और उसकी कद काठी से अनिका अब तक ये जान चुकी थी कि मास्क के पीछे का चेहरा और कोई नहीं बल्कि मयूर गुलेरिया था। अनिका जानती थी कि इस वक्त जितने भी लोग स्टेडियम में मौजूद थे वह मास्क पहनकर इसलिए आए थे ताकि एक दूसरे की आइडेंटिटी वह जान ना सके। अनिका मयूर को जान चुकी थी मगर उसने मयूर को इस बात का एहसास नहीं होने दिया। हालांकि अनिका अच्छी तरह जानती थी कि मास्क के पीछे जो चेहरा था वह मयूर गुलेरिया का ही था। मयूर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम ब्रह्मपुत्र एकेडमी की बड़ी दीदी की तस्वीर देखना चाहोगी? अनिका की हैरानी बढ़ती जा रही थी। उस मास्क पहने लड़के ने अपनी जेब से फोन निकालकर अनिका को उस औरत की तस्वीर दिखाई जिसे वह अभी अभी मिलकर आया था। जब अनिका ने उस औरत की तस्वीर देखी तो वो हैरान रह गई। तस्वीर में जो औरत थी वह काफी बल्की थी। उसके चेहरे और बाजुओं में काफी वजन था। अनिका ने इससे पहले किसी भी औरत को इतना मस्क्यूलर नहीं देखा था। शरीर से वह औरत काफी ताकतवर नजर आ रही थी। मयूर ने उस औरत की तस्वीर देखते हुए कहा, सच कहूं तो मैं पहले से दीदी का बहुत बड़ा फैन था। मगर आज जब मैं उन्हें मिला तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि लोग इनकी इतनी तारीफ क्यों किया करते थे। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी पावरफुल औरत कभी नहीं देखी। जरा देखो इनके मसल्स को। मैंने सुना था मसल्स सिर्फ लड़के ही बना सकते हैं। लड़कियां चाहकर भी मसल गेन नहीं कर सकती थी। मगर दीदी ने साबित कर दिया है कि अगर सच्ची श्रद्धा से मार्शल आर्ट के रूटीन को फॉलो किया जाए तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। उनकी बात करने की स्टाइल, उनका ऑरा देखकर मैं उनका पहले से ज्यादा बड़ा फैन हो गया हूँ। ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी के बारे में लोग जितनी भी बातें करते हैं वह सब सच है। आज शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। अनिका हैरानी से तस्वीर में उस औरत को देखने लगी। अनिका ने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। अनिका जानती थी कि वह औरत जो क्लेम कर रही थी वह झूठ था। असली दीदी वो नहीं थी, मगर इस वक्त मयूर को सच्चाई बताने का मतलब था कि अनिका एक और मुसीबत में फंस जाती है। तभी फोन वापस अपनी जेब में रखते हुए मयूर ने कहा, चलो, एक मार्शल आर्ट का फैन होने के नाते मैं ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी से भी मिल चुका हूँ और सुखबीर सर के सच्चे शागिर्द और डिफेंडिंग चैंपियन से भी मिल चुका हूँ। आई एम सो लकी। ये बात सुनते ही अनिका के कान खड़े हो गए। अनिका ने तुरंत ही मयूर से पूछा, क्या तुम डिफेंडिंग चैंपियन से मिल चुके हो? मैं भी मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो? मयूर ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, हाँ, मैंने अभी अभी उन्हें देखा।
10 साल पहले मैंने उन्हें यहाँ पर चैंपियनशिप जीतते हुए देखा था। उनकी बॉडी, उनकी फिजिक आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। वो यही बगल के कमरे में बैठे हैं। आज भी बिल्कुल वही फिजी, चेहरे पर मास्क है, मगर मेरी तेज नज़र से कैसे बच सकते थे वह। मैंने तुरंत पहचान लिया कि हो ना हो यही है, हमारा डिफेंडिंग चैंपियन है। फिर मयूर ने रोहित की ओर देखते हुए कहा, वैसे इनकी भी फिजिक बिल्कुल वैसी ही है। मयूर की बात सुनते ही अनिका तेजी से रिसेप्शन की ओर जाने लगी। रोहित भी रिया को उठाकर अनिका के पीछे तेजी से चलने लगा। रोहित ने अनिका से पूछा, कहाँ जा रही हो? अनिका ने बिना रुके रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं अभी उस डिफेंडिंग चैंपियन से मिलना चाहती हूँ, जिसने सालों से मुझे परेशान कर रखा है। रोहित अनिका की बात समझ नहीं पा रहा था। आखिर उसने अनिका को ऐसी क्या परेशानी पहुंचाई थी? रोहित अनिका से कहने लगा, अरे रुक जाओ, जरा सोचो तो। इस तरह तुम बिना परमिशन के इतने बड़े आदमी को नहीं मिल सकती। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि अभी अभी मयूर गुलेरिया ने उसे जिस औरत की तस्वीर दिखाई थी वह औरत एकेडमी की दीदी नहीं थी। मगर अनिका ने सोचा कि शायद इस बार मयूर गलत ना हो और उसने सचमुच सुखबीर सर की एकेडमी के डिफेंडिंग चैंपियन को ही उस कमरे में देखा हो। अनिका डिफेंडिंग चैंपियन से मिलने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। अगर मयूर की बात में 1% की भी सच्चाई थी तो अनिका उस आदमी से मिलकर एक बार कंफर्म करना चाहती थी। जैसे ही रोहित और अनिका फूड सर्विंग एरिया से बाहर निकले, उन्हें एक बड़ी भीड़ का सामना करना पड़ा। लोग धक्का मुक्की करके दूसरी तरफ किसी को देखने की कोशिश कर रहे थे। तभी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने वाले वॉलंटियर्स एक सर्कल बनाकर बाहर आए और सबसे कहने लगे, दूर हटो, दूर हो जाओ यहाँ से, जरा रास्ता दो। ब्रह्मापुत्र एकेडमी की बड़ी दीदी आ रही है। ओ मैडम, सर जरा दूर हो जाए, रास्ता दीजिए। एपिसोड 260 ट्राइबल वॉरियर। जैसे ही वॉलंटियर ने इकट्ठा हुई भीड़ को कंट्रोल किया, एक हट्टी कट्टी औरत अपने मसल्स दिखाते हुए दरवाजे से बाहर निकली। वह अलग अलग पोज देकर अपने मसल्स लोगों को दिखा रही थी। क्राउड उसे देखकर चीयर करने लगा। लोग कहने लगे, अरे वाह, देखो यह है असली फाइटर, ब्रह्मापुत्र एकेडमी की दीदी कितनी ताकतवर है, देखो, जैसा नाम बिल्कुल वैसे ही दर्शन। वह औरत लोगों को मसल्स दिखाते हुए अपने मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। धीमे कदमों से वह अपनी सिक्योरिटी के घेरे में क्राउड के बीच आगे बढ़ने लगी। अनिका ने कभी नहीं सोचा था कि लोग दीदी को इस तरह विजुअलाइज करते थे। लोगों के मन में ताकत का मतलब सिर्फ हैवी बॉडी बिल्डिंग ही रह गया था। अनिका इस बात पर अब ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती थी। अनिका फिर से उसी रिसेप्शन एरिया की ओर आगे बढ़ने लगी जहां से उसे एंट्री मिली थी। जब अनिका, रोहित और रिया उस काउंटर पर पहुंचे तो वह वॉलंटियर अपने पास खड़े कुछ लोगों से कह रहा था, देखो, मैं सुखबीर सर की एकेडमी के बड़े भैया यानी कि हमारे डिफेंडिंग चैंपियन को अच्छी तरह जानता हूं। अगर आप मुझे कोई अच्छी ऑफर दे तो मैं आपको पर्सनली उनसे मिलवा सकता हूं। आप उनके साथ बैठकर फोटो भी खींच सकते हैं। ये बात सुनते ही अनिका रिसेप्शन के पास गई और अपना एक हाथ जोर से रिसेप्शन पर पटकते हुए अनिका ने उस वॉलंटियर से कहा, मैं अभी तुम्हारे डिफेंडिंग चैंपियन से मिलना चाहती हूँ। इससे पहले कि वह वॉलंटियर अनिका से कुछ कहता, उसकी नज़र अनिका के ठीक पीछे खड़े रोहित पर पड़ी। रोहित को देखते ही वॉलंटियर कुछ देर के लिए अपनी जगह पर जम गया। रोहित ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था, मगर रिसेप्शन के उस पार खड़ा वॉलंटियर अच्छी तरह से जानता था कि सामने खड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि उनका डिफेंडिंग चैंपियन था। 10 साल पहले भी वह वॉलंटियर रोहित से मिल चुका था। रोहित की कद काठी, उसकी बॉडी फिगर देखकर उसे पहले ही शक हो गया था कि अनिका के पीछे खड़ा कंटेस्टेंट और कोई नहीं बल्कि डिफेंडिंग चैंपियन खुद था। मगर यह बात वॉलंटियर ने तब कंफर्म की जब उसने रोहित के हाथ पर लगा बैंड देखा। ये वही 10 साल पुराना बैंड था जो डिफेंडिंग चैंपियन को दिया गया था और जिस पर नंबर लिखा था 001। दरअसल मार्शल आर्ट धीरे धीरे एक लॉस मेकिंग बिजनेस हो रहा था। ऐसी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करके मार्शल आर्ट फेडरेशन कुछ पैसे जमा करना चाहता था और वह जानते थे कि लोगों को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा जरिया था ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी और सुखबीर सर का शागिर्द, 10 साल पुराना चैंपियन जिसे लोग बड़े भैया कहते थे।
फेडरेशन ने जानबूझकर डमी दीदी और बड़े भैया को अलग अलग कमरों में बिठाया था। यह वॉलंटियर लोगों से जो भी पैसे कलेक्ट करता था वह सीधे फेडरेशन के अकाउंट में चले जाते थे। रोहित यह सारी बातें पहले से जानता था। वह जानता था कि उसका बॉडी डबल यूज करके फेडरेशन वाले कुछ पैसे इकट्ठा कर रहे थे। कुछ सेकंड तक काउंटर पर खड़ा वॉलंटियर रोहित को बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहा, फिर अपनी अटकती हुई आवाज में रोहित की ओर देखते हुए उसने कहा, बड़े भैया। इससे पहले कि वह आगे कुछ कहता, रोहित ने अपना हाथ काउंटर पर रखते हुए कहा, हाँ हाँ सही सुना तुमने, हम बड़े भैया से मिलना चाहते हैं। तुम कहो तो मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता हूँ। रोहित की बात सुनते ही उस वॉलंटियर ने अपने हाथ हवा में उठाते हुए कहा, नहीं नहीं आप लोग तो कंटेस्टेंट है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उनसे मिलवाने। रोहित की आंखों के इशारे से वॉलंटियर समझ गया था कि रोहित अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था। जब वह वॉलंटियर अनिका को कॉरिडोर से लगे एक कमरे की ओर ले जाने लगा तब रोहित भी अनिका के ठीक पीछे चलने लगा। वॉलंटियर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रियल बड़े भैया आर्टिफिशियल बड़े भैया को क्यों मिलना चाहते थे। कुछ कदम चलने के बाद उस वॉलंटियर ने एक रूम का दरवाजा खोला। अंदर लगभग रोहित की ही कद काठी का एक आदमी बैठा था, जिसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वॉलंटियर को देखते हुए उस आदमी ने अपनी भारी आवाज में कहा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे बार बार? अब कौन मिलना चाहता है मुझे? वॉलंटियर ने अटकती हुई आवाज में कहा, है आपके कोई फैन जो आपको मिलना चाहते हैं? जैसे ही वॉलंटियर ने यह बात कही, अनिका ने उस वॉलंटियर को धकेल दिया और ड्रेसिंग टेबल के पास बैठे उस आदमी के पास जाकर अनिका ने उसे एक पंच मार दिया। जैसे ही उस आदमी के गालों पर अनिका का पंच पड़ा, वह चक्कर खाकर नीचे गिर गया। एक ही पंच में वह बेहोश हो चुका था। रोहित और वह वॉलंटियर हैरान होकर अनिका की ओर देखने लगे। नीचे पड़े उस आदमी को देखकर अनिका खुद भी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बड़ा मार्शल आर्ट का चैंपियन अनिका की एक ही मंच में ढेर कैसे हो गया। वॉलंटियर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका ने इस तरह उस आदमी पर अटैक क्यों किया था, मगर वह जानता था कि वह बात आगे नहीं बढ़ा सकता था क्योंकि जो आदमी ढेर हुआ था वह असली डिफेंडिंग चैंपियन नहीं था और अगर लोगों में यह बात फैल जाती तो फेडरेशन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। वॉलंटियर ने अपने कुछ आदमियों से कहा कि फर्श पर पड़े आदमी को जल्दी से इमरजेंसी के लिए बुलाए गए डॉक्टर के पास ले जाएं। ठीक पीछे खड़ा रोहित भी बहुत हैरान था। उसे यह बात नहीं समझ आ रही थी कि आखिर रोहित ने अनिका का क्या बिगाड़ा था जो वो इस तरह से रोहित यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन को मारना चाहती थी। हालांकि मुक्का उस आदमी के गाल पर पड़ा था मगर दर्द कहीं ना कहीं रोहित महसूस करने लगा था। जब कुछ लोग फर्श पर पड़े उस आदमी को डॉक्टर के पास ले जाने लगे तब धीरे से रोहित ने अनिका से पूछा, आखिर इस तरह डिफेंडिंग चैंपियन पर अटैक करने की क्या जरूरत थी? क्या बिगाड़ा है डिफेंडिंग चैंपियन ने तुम्हारा? अनिका ने रोहित से कहा, डिफेंडिंग चैंपियन माय फुट यह एक डमी था, मुझे लगता है असली वाले के साथ मुकाबला करने के लिए मुझे कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा। धीमी आवाज में रोहित ने अनिका से पूछा, मगर तुम किस तरह से कह सकती हो कि यह फेक था? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, मैंने इसे जो मुक्का मारा था वह काफी लो इंटेंसिटी का था। मेरी स्पीड भी काफी कम थी। अगर वह एक सच्चा मार्शल आर्ट का ट्रेन्ड स्टूडेंट होता तो आसानी से डिफेंड कर लेता, मगर उसके मूव्स काफी स्लो थे। वह कुछ समझ पाता उससे पहले मेरा मुक्का उसके गाल पर पड़ चुका था और वह फर्श पर गिर चुका था। ये डेफिनेटली कोई ट्रेन्ड रेसलर नहीं था। पता नहीं कहाँ मिलेगा ये डिफेंडिंग चैंपियन मुझे। एक बार वह मुझे मिल जाए तो उसकी भी यही हालत करूंगी जो अभी इस आदमी की हुई है। अनिका की बात सुनकर रोहित ने अपना जबड़ा पकड़ लिया। इसके बाद अनिका ने अपनी घड़ी की ओर देखा। उसे पता था कि कुछ ही मिनट में उसकी पहली फाइट शुरू होने वाली थी। अनिका रोहित और रिया के साथ फिर से फाइटिंग रिंग की ओर पहुंचे। वॉलंटियर अनिका का आईडी नंबर ढूंढ रहा था। वो नंबर 324 का बोर्ड लेकर पूरे स्टेडियम में यहाँ वहाँ घूम रहा था। जब वो अनिका के करीब आया तब अनिका ने अपने हाथ का बैंड दिखाते हुए कहा, शायद तुम मुझे ढूंढ रहे हो। अनिका के बैंड पर नंबर 324 लिखा हुआ था। उस वॉलंटियर ने अनिका को देखकर राहत की सांस ली और कहा, कहाँ चली गई थी आप? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ।
बस 2 मिनट में आपकी फाइट शुरू होने वाली है और आपकी पहली फाइट है ट्राइबल वॉरियर के साथ। अनिका वार्म अप करते हुए रिंग की ओर जाने लगी, तभी मयूर गुलेरिया अनिका के रास्ते में आकर उसे कहने लगा, ये यंग लेडी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर तुम कॉन्टेस्ट करने आए हो। क्या तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही हो? मैं इस फाइटर को अच्छी तरह जानता हूँ। ट्राइबल वॉरियर पिछली 9 फाइट जीत चुका है। अगर ये 10वीं मैच तुम्हारे साथ जीत गया तो सीधा चैंपियनशिप राउंड में पहुंच जाएगा। तुम जैसी नाजुक दुबली पतली लड़की की क्या हालत करेगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। मैं तुमसे कहता हूँ तुम इस मैच से क्विट कर लो, मैं वादा करता हूँ कि अगली मैच में तुम्हारी हार का बदला मैं लूंगा। अनिका हैरानी से मयूर की ओर देखने लगी। मयूर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, इस तरह क्या देख रही हो मुझे? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर इस ट्राइबल वॉरियर के साथ तुम रिंग में फाइट करने उतरी तो समझ लेना अगले 10 महीनों तक तुम्हें हॉस्पिटल के बेड पर अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। अरे मैं जानता हूँ, इसने पिछली फाइट्स में अपने विरोधियों को सिर्फ एक ही मूव में ढेर कर दिया था और वह सब भी काफी ताकतवर ट्रेन्ड रेसलर थे। अनिका ने अपने आर्म स्ट्रेच करते हुए मयूर से पूछा, क्या तुम मुझे यहाँ धमकाने आए हो या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? अनिका के सवाल पर मयूर खुद अपनी इस बिहेवियर पर हैरान हो गया था। कहीं ना कहीं मयूर को मास्क के पीछे छुपी इस लड़की में अनिका नजर आ रही थी और पिछले कई दिनों से वह अनिका को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी निभा रहा था। आज इस लड़की को यहाँ देखकर वह अपनी ड्यूटी से बाहर नहीं निकल पा रहा था, मगर अनिका की यह बात सुनते ही मयूर ने अपने कदम पीछे हटा लिए। उसे समझ में आ गया था कि उसे इस तरह बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए थी। अनिका अब धीरे धीरे रिंग की ओर जाने लगी। रिंग में चढ़ते ही अनिका को अचानक ही कुछ याद आया और उसने पीछे मुड़कर रिया की ओर देखा। जैसे ही अनिका की नजर रिया पर पड़ी, रिया समझ गई थी कि अभी उसकी आंखें बंद करने का वक्त आ गया था। रिया ने अपनी आवाज ऊंची करके अनिका से कहा, आप फिक्र मत करना मम्मा, मैं अपनी आंखें बंद कर दूंगी और नर्सरी राइम गाने लगूंगी। रिया की इस बात पर मुस्कुराते हुए रोहित ने कहा, इसने राइम सही सुनाए या नहीं यह मैं तुम्हें मैच के बाद बताऊंगा। रोहित ने अनिका को पहले भी फाइट करते हुए देखा था, इसलिए उसे ज्यादा चिंता नहीं हो रही थी। मगर रोहित की नजरें अनिका पर बनी हुई थी ताकि अगर जरूरत पड़े तो वह तुरंत अनिका की मदद के लिए दौड़ लगा सके। रिया इस वक्त अनिका से दूर थी, मगर फिर भी आज पहली बार अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे रिया सेफ थी रोहित के साथ। रोहित और अनिका का कनेक्शन जुड़ता हुआ अनिका को फील होने लगा था। अभी अनिका ये सब कुछ सोच ही रही थी कि सामने एक 6.5 फुट का आदमी ट्रैक पैंट और बनियान में खड़ा हो गया। उसने रंग बिरंगा मास्क पहन रखा था। अनिका की ओर देखकर वह जोर जोर से हंसने लगा। अपनी हंसी पर काबू पाते हुए उसने अनिका से कहा, यहाँ कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं चल रही। शायद तुम गलत जगह पर आ गई हो। यह मर्दों की चैंपियनशिप है। यहाँ अगर तुम पर किसी का पांव भी पड़ गया तो तुम्हारा नाजुक बदन कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाएगा। ट्राइबल वॉरियर की है बात सुनते ही ऑडियंस में बैठी कुछ औरतें नाराज हो गई। औरतों ने स्टेडियम से चिल्लाते हुए ट्राइबल वॉरियर से कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम एकेडमी की दीदी के साथ फाइट क्यों नहीं करते? पता चल जाएगा किसका शरीर कांच का बना हुआ है। अचानक ही स्टेडियम में सारी औरतें एक साथ ट्राइबल वॉरियर के मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। स्टैंड में बैठे कुछ मर्दों ने जब उन्हें शांत करवाने की कोशिश की तब सारी औरतें एक साथ अचानक ही ट्राइबल वॉरियर की जगह मर्दों के खिलाफ ही नारे लगाने लगी। ट्राइबल वॉरियर ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए सभी से कहा, लेडीज, मेरा वह मतलब नहीं था, मेरा मतलब तो सिर्फ इतना था कि एक दुबली पतली सी लड़की को इस तरह मेरे सामने फाइट करने नहीं आना चाहिए था। मुझे फिक्र हो रही है कहीं मेरे एक ही मुक्के में इस लड़की की जान ना निकल जाए। ट्राइबल वॉरियर की यह बात सुनते ही स्टेडियम की सारी औरतें शांत हो गई। वह जानती थी कि कहीं ना कहीं ट्राइबल वॉरियर की बातों में सच्चाई थी। मयूर गुलेरिया जानता था कि इस कंटेस्टेंट ने इससे पहले की मैच में एक ऐसा दाव चलाया था कि उसका ओपोनेंट 7 दिन तक कोमा में रहा था। वह ये भी जानता था कि अगर वह दाव ट्राइबल वॉरियर ने अनिका पर खेल दिया तो अनिका का बचना नामुमकिन था। तभी रेफरी ने फाइट शुरू करने का ऐलान किया।
फाइट शुरू होते ही ट्राइबल वॉरियर रिंग के एक कोने से दौड़कर आया और तेजी से उसने अनिका पर हमला कर दिया। ट्राइबल वॉरियर का हमला देखकर मयूर ने अपनी आंखें बंद कर दी। जब मयूर ने धीरे से आंखें खोलकर रिंग में देखा तो वह हैरान रह गया।